हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DLNS में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे EVS के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हमारे पेपर 1 एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। यानी पेपर 1 के अंदर जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का हमारा सेक्शन है, उससे जो भी क्वेश्चन है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। नीचे जो एक सूची दी गई है और आपको बताना है इनमें कौन सा भिन्न है, यानी झील, झरना, तालाब, पहाड़ी और नदी। तो आप बिना ऑप्शन के ही यहाँ पर बता सकते हैं कि पहाड़ी यहाँ पर सबसे भिन्न होगा, क्योंकि बाकी जो हैं वो जल के एक स्रोत हैं जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे कुछ कथन दिए हुए हैं और आपको बताना है कौन से कथन सही है और कौन से गलत हैं। तो पहला कथन है, गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। तो ये जो हमारा कथन है बिल्कुल सही है, क्योंकि जो गुजराती लोग होते हैं वो दाल के साथ चपाती भी खाते हैं और दाल में शक्कर भी डालते हैं। फिर है, केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टैपियोका खाते हैं। तो ये भी हमारा कथन सही है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था टैपियोका के बारे में, जहाँ पर टैपियोका का दूसरा नाम हमसे पूछा गया था और इसे हम कसावा भी कहते हैं, और ये वहाँ पर एक खाद्य पदार्थ के रूप में यूज किया जाता है केरल में, अगर हम बात करें तो। फिर है यहाँ पर, कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाते हैं। तो ये हमारा कथन गलत है, क्योंकि कश्मीर हमारा उत्तर भारत में, और यानी ये पहाड़ी रीजन है और यहाँ पर ना ही समुद्र है और ना ही नारियल है। तो यहाँ के लोग नारियल से बनी यानी नारियल के तेल से बनी मछलियाँ नहीं, बल्कि सरसों के तेल से बनी मछलियाँ खाते हैं। उसके अलावा गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछलियाँ खाते हैं। तो ये भी कथन गलत है, क्योंकि गोवा एक कोस्टल रीजन है और यहाँ पर समुद्र भी है और साथ ही साथ नारियल के वृक्ष भी पाए जाते हैं। तो यहाँ के लोग नारियल के तेल में बनी मछलियाँ खाते हैं। तो सही आंसर होगा केवल A और B कथन यहाँ पर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानवों की भांति उसके सामने की ओर होती है। तो जनरली आप देखेंगे तो जो भी पक्षी होते हैं उनकी जो आंखें होती हैं ये इस प्रकार से आसपास होती हैं, यानी सामने की ओर नहीं होती बल्कि अगल बगल होती हैं। तो यहाँ पर एक ऐसे पक्षी के बारे में पूछा गया है जिसकी आंख मानवों की भांति होती है। तो ये है उल्लू। अगर आपने उल्लू को देखा होगा तो आपने देखा होगा इसकी आँखें मनुष्यों की तरीके यानी हम लोगों की तरह ही सामने की ओर होती हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ घरों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी इन स्थान पर किस प्रकार के घर हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चूज करते हैं इजी, यानी जो हमारे लिए इजी होता है। जैसे कि राजस्थान रेगिस्तान एरिया है और यहाँ पर जो घर बने होंगे वो कटीली झाड़ियों के, यानी मोटी मोटी दीवारें होंगी और कटीली झाड़ियों से जो घर हैं वो यहाँ पर बने हुए होंगे। फिर है हमारा लद्दाख वाला रीजन, और लद्दाख के रीजन में अगर हम बात करें उससे पहले आता है मोलन गांव, यानी असम वाले रीजन में जो हमको घर देखने को मिलेंगे वो बांस के खंभों पर स्थित घर देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ आती रहती है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, जिस वजह से बांस के खंभों पर ऊंचाई पर बने हुए घर देखने को मिलेंगे। उसके बाद लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, ये आपका पर्वतीय इलाका है और यहाँ पर जो घर देखने को मिलेंगे वो मिट्टी और चूने से, पत्थर की दीवारें, लकड़ी की फर्श मिलेगी और लकड़ी की समतल छतें मिलेंगी। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, लद्दाख में और मनाली वाले रीजन में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो लद्दाख वाला रीजन है यहाँ पर आपको जो घर मिलेंगे ये पत्थर और लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर मिलेंगे। और उसके अलावा मनाली में मिट्टी और चूने से पुती दीवारें, लकड़ी के फर्श। वैसे लकड़ी की जो फर्श है वो आपको लद्दाख में, यानी दोनों ही रीजन में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो होगा A का 3, B का 5 और C का 4 और D का 1। तो ये हमारा सही आंसर होगा। उसके अलावा यहाँ पर देखिए, ऐसा नहीं जिस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए जाएं उसी हिसाब से आपको चूज करना है, क्योंकि ये दो कॉमन भी हो सकते हैं, यानी जो घर है वो कॉमन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो लकड़ी की फर्श है या समतल है, छतें हैं, ये आपको लद्दाख के साथ हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हाथियों से रिलेटेड कुछ तथ्य दिए हुए हैं और आपको बताना है कौन से सही है कौन से गलत है। सबसे पहले है, हाथी एक साथ समूह जिसे झुंड कहते हैं में रहते हैं। तो ये हमारा आंसर सही है, बिल्कुल सही बात है। हाथी एक समूह में रहते हैं, झुंड में रहते हैं। फिर है, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं।
तो ये भी हमारा कथन सही है। देखिए जो हाथी का एक झुंड होता है, इसमें जो मादा हाथी होती है, सबसे बड़ी जो मादा हाथी होती है वो इस झुंड की मुखिया होती है, और यहाँ पर कोई भी नर हाथी नहीं होते, यानी केवल और केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि 14 से 15 वर्ष का, पहले तो बच्चे माँ के साथ रहते हैं, फिर 14-15 वर्ष की आयु के बाद ये झुंड से अलग चले जाते हैं जो भी नर हाथी होते हैं। फिर हाथियों के झुंड में कितनी भी हथिनियाँ अपने बच्चों के साथ रह सकती हैं, तो ये कथन गलत है। झुंड की एक सीमित संख्या होती है, यानी 10 से 12 लगभग झुंड में आपको हाथी देखने को मिलेंगे। फिर है हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु तक होने तक ही झुंड में रह सकते हैं, उसके पश्चात झुंड छोड़ जाते हैं, तो ये सही नहीं है तथ्य हमारा। तो यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो होगा ए और बी केवल। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ए और बी केवल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कोई व्यक्ति 29 सितंबर, देखिए ये चाल दूरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे तो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके थे एक अलग वीडियो में, और ये है हमारे औसत चाल से रिलेटेड। इसमें आपको एक ही सूत्र याद रखना है, चाल बराबर दूरी बटे समय, और इसी का यूज आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो टफ टास्क होता है आपके लिए वो होता है समय को ज्ञात करना, क्योंकि समय काफ़ी अलग अलग दिया होता है और दूरी तो हमको एज इट इज़ ही लेनी होती है, जो कि ये दी हुई है, ये हमारी डिस्टेंस है। अब अगर हमको टाइम पता चल जाता है तो फिर हम यहाँ पर औसत चाल निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर हम जो फार्मूला यूज करेंगे, औसत चाल बराबर दूरी बटे समय, और समय निकालने की जो सबसे अच्छी ट्रिक है, यानी सबसे अच्छे आसानी से हम समय निकाल सकते हैं, सबसे पहले हम लिखें, क्योंकि डेट टू डेट यहाँ पर दिया गया है समय, तो सबसे पहले हम लेंगे 29 सितंबर, फिर लेंगे 30 सितंबर, और देखिए लास्ट जो आपका समय है वो है 1 अक्टूबर, तो हम यहाँ पर 1 अक्टूबर लेंगे। अब देखिए आपको जो यहाँ पर मानक मानना होगा वो मानना है 24 को, यानी वैसे तो 12 बजे तक ही जो हमारा समय होता है वो रेलवे वाली अगर टाइमिंग हम देखें तो यहाँ पर रेलवे वाली टाइमिंग को ही फॉलो किया जाता है। तो 24 को हमको मानना है यहाँ पर मानक। तो देखिए 29 सितंबर को ये ट्रेन यहाँ पर चली थी, और कितने बजे, तो 20:45 में, यानी 20:45 चली थी, और 12 बजने में यानी कितने घंटे यहाँ पर बाकी हैं, यानी बाकी बचे 29 सितंबर के, तो ये बचे 3 घंटे 15 मिनट। और 30 सितंबर को आप पूरा दिन चले, यानी यहाँ पर 24 घंटे पूरे आपने लिए। फिर है 1 अक्टूबर को वो 12:45 बजे नागरहोल पहुँची, तो 12:45 आपने पूरा समय लिया 1 अक्टूबर का। तो टोटल टाइम क्या हो गया, तो इधर देखिए आप जोड़ेंगे 45 और 15, ये आपके मिनट हैं, ये हो गए 60, तो 60 मिनट का मतलब 1 आवर हमारा ये बन गया। और इधर टोटल कितने होंगे, 24, 3, 27 और 12, ये आपके 39 प्लस 1 वो वाला 40, तो 40 आवर आपके हो गए, 40 घंटे हो गए। और 2200/40 आपको कर देना है, ये आपका 40 पंचे यानी 220 फिर हो जाएगा, यानी 200, तो ये हो गया 55 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम समय को अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचे में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च हमको देखने को मिलेगी, यानी कहाँ पर ये जो मसाले हैं वो पाए जाते हैं, तो सही आंसर होगा केरल। तो केरल में आपको इस प्रकार के जो मसाले हैं वो देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है निपोन्थिस, यहाँ पर दिया गया है निपोन्थिस के विषय में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो निपोन्थिस क्या है, तो ये है एक मांसाहारी पौधा जिसे हम घटपर्णी के नाम से भी जानते हैं, और इससे रिलेटेड कौन से तथ्य सही है ये आपको बताना है। देखिए यह पौधा कीड़ों मकोड़ों, मेंढकों और चूहों को फंसाकर उनका शिकार करता है, तो बिल्कुल सही बात है, ये यहाँ पर जो कथन है वो पूरी तरीके से सही होगा। और अगला है यहाँ पर, यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता, तो ये कथन गलत है, क्योंकि मेघालय वाले इलाके में ये पौधा देखने को मिलता है। यह पौधा कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है, ये भी गलत है, यानी कोई भी आवाज़ नहीं निकालता। इसका आकार बड़े घोड़े जैसा होता है, जिसका मुंह पत्ती से ढका होता है, कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके मुंह के ऊपर बैठ जाता है और फिर बाहर नहीं निकल पाता। तो ये जो कथन है ये हमारा सही है, यानी ए और डी जो हमारा आंसर है वो यहाँ पर सही होगा इन कथन के अनुसार, क्योंकि कई सारे मांसाहारी पौधे होते हैं और ये तथ्य वहाँ पर आपको
फॉलो करना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दांडी यात्रा भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना कब घटी? तो दांडी यात्रा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। और दांडी यात्रा जो है वो गांधी जी ने की थी अप्रैल 1930 में। तो अप्रैल 1930 में ये दांडी यात्रा की गई थी। और देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं 1940, 32, 27, 13, तो यानी सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत हैं। सही आंसर होगा 1930। तो इस प्रकार के भी कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिनमें ऑप्शन यहाँ पर गलत होते हैं, फिर सबको कॉमन नंबर यहाँ पर दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जियों को खाने की सलाह देगा? तो किस रोग में ये सलाह दी जाती है? तो ये देखिए दी जाएगी एनीमिया, या जिसे हम रक्त अल्पता भी कहते हैं। यानी इसका सीधा सा मतलब है खून की कमी। अगर आपके शरीर में खून की कमी हो गई है, एनीमिया हो गया, तो आपको आयरन की आवश्यकता पड़ेगी और ये पाई जाती है, यानी जो आयरन है ये पाया जाता है हरी पत्तियों वाली सब्जियों में, गुड़ में जो आयरन है वो देखने को हमको मिलता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, माउंट एवरेस्ट के विषय में कुछ तथ्य दिए गए हैं और आपको सही गलत बताना है। तो देखिए यह हमारे देश का भाग है, तो ये हमारा सेंटेंस यानी तथ्य गलत होगा, क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल में स्थित है और इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। फिर है इसकी ऊंचाई 8900 मीटर है। तो देखिए ये कथन हमारा सही होगा। वैसे तो एग्जैक्ट जो इसकी ऊंचाई है ये 8848 मीटर है, लेकिन जो 8.5 से ज़्यादा होगा उसे हम पूरा मान लेते हैं। तो 8900 यहाँ पर आप मान सकते हैं, क्योंकि ये 8.8 लगभग बनेगा, तो ये आप 8.9 भी इसे आप कह सकते हैं। 8900 मीटर यहाँ पर सही होगा। बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई, ये भी कथन हमारा सही है। पर्वत की चोटी पर जो राष्ट्रीय ध्वज है 23 मई 1994 को गाड़ा गया था, तो ये कथन हमारा गलत है, यानी सही आंसर होगा केवल बी और सी। तो केवल बी और सी जो हमारे कथन है वो यहाँ पर सही होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, और इस प्रकार के क्वेश्चन हम कर चुके हैं एक अलग वीडियो में। वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं कैसे हम इनको ज्ञात करते हैं। तो एक डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है, अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से कोई भी सीधी सड़क नहीं है। डॉक्टर पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व में 500 मीटर दूरी पर है। तो पहले हम यहाँ तक पढ़ेंगे, यानी ए पर जाता है, एक्स के ठीक पूर्व में स्थित है। तो देखिए एक्स के ठीक पूर्व में 500 मीटर में स्थित है ए। फिर वहाँ पर क्या कहा जाता है, फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 400 मीटर दूरी पर है। तो ये हम बनाएंगे, यानी ए से दक्षिण की ओर 400 मीटर, ये आ गया बी। फिर वह सी पर जाते हैं और बी के ठीक पश्चिम में 90 मीटर में, तो बी के पश्चिम में 90 मीटर में है सी। और अंत में वो अपने अस्पताल पर पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 80 मीटर की दूरी में। तो ठीक उत्तर में 80 मीटर की दूरी पर है अस्पताल वाई पर डॉक्टर पहुंच गए। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की दिशा, तो देखिए जिसके सापेक्ष पूछा जाए वहीं से हमको एक तीर लगाना है जिस स्थान को पूछा गया है उसकी ओर। तो यहाँ पर हमने इधर से इधर इसे डिनोट किया और ये दिशा होगी हमारी नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। तो सही आंसर होगा यहाँ पर उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेगिस्तान ओक नामक, यानी रेगिस्तान में ओक नामक पेड़ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। तो रेगिस्तान की वनस्पति के बारे में ये पूछा गया है और यहाँ पर इसमें पत्तियों की जगह कांटे होते हैं, तो ये हमारा कथन सही है। इसकी जड़ें उथली होती हैं, तो ये कथन सही नहीं है, यानी यही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि जो रेगिस्तान में जड़ें हैं वो यहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं गहरी, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती है, जल की कमी होती है। तो जड़ें ज़मीन में काफ़ी अंदर तक जाती हैं जिनसे वो पोषण प्राप्त कर सकें, जल को प्राप्त कर सकें। तो ये हमारा कथन यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है, आपको बताना है कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है। तो कल की क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था सबसे पहली क्लास में, तो ये जो कुडुक है ये झारखंड की भाषा है। फिर है गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं, तो आपको बताना है जो गुजरात के यानी कौन कौन से निकटवर्ती राज्य हैं। तो इनमें देखिए जो यहाँ पर कर्नाटक है ये काफ़ी दूर होगा, हमारा गलत हो गया। फिर है हरियाणा, हरियाणा इसमें शामिल नहीं है। छत्तीसगढ़ आपका पड़ता है
काफ़ी इधर पूर्व की साइड। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है, यानी जो ईवीएस का अध्ययन है वो क्यों कराया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 का पाठ किसानों की कहानी बीज की जुबानी शुरू होती है तो मुख्य प्रश्न के द्वारा जैसे जो भोजन हम यहाँ पर खाते हैं उनको कौन पैदा करता है। तो इससे क्या होता है, मुख्य प्रश्न कौन कौन से निकाले जा सकते हैं वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए, बच्चों को सोच की नई दिशाओं में लेकर जाती है, बिल्कुल सही बात। उसके बाद बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है, ये भी हमारा सेंटेंस सही है। फिर बच्चों की स्मरण आधारित कौशलों के विकास में सहायता करती है, ये कथन सही नहीं है। फिर शिक्षक को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायता करती है, ये भी सही नहीं है। यानी सही आंसर होगा केवल ए और बी। तो केवल ए और बी हमारा सही आंसर होगा। फिर निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या के सुझावित थीम का उप थीम है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन का जो उपयुक्त उप थीम हो सकती है वो कौन है, वो हो सकती है जानवर और पौधे, यानी जानवर और पौधे यहाँ पर सही थीम होगी। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में सार्थक पूर्ण सीखना किसके द्वारा नहीं हो सकता, यानी किसके द्वारा आप सार्थक रूप से सीख नहीं सकते, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा बच्चों को स्मरण आधारित सीखने में शामिल करने पर ये एक सार्थकता नहीं होगी, इसे हम एक सीखने की सार्थकता नहीं कह सकते। तो ये हमारा आंसर सही होगा। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ पर ईवीएस से रिलेटेड, जो कि पेपर 1 में ये हमारा इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है, स्कोरिंग सेक्शन होता है। तो फिर इसी प्रकार से यानी अपनी नॉलेज को और भी बूस्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं चक्षु प्रकाशन की इस बुक का, जिसमें आपके 3000 से ज़्यादा एनसीईआरटी और लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।